नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं, राजनीति की समझ बनाने की कोशिश करते हैं। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। काफी सस्पेंस के बाद एक तरीके से आज सवेरे सस्पेंस से पर्दा हटा और यह तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और उनके पुराने कार्यकर्ता यानी कि कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा या के एल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती जिसके बारे में हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं और नई परख के मंच पर इस बात को कहा भी जा चुका है। और मेरे ख्याल से अमेठी और रायबरेली के वे तमाम मतदाता जो कि कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, उनकी निगाह में भी यही आदर्श स्थिति होगी कि राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले चुनाव लड़ते और प्रियंका गांधी अपनी मां के निर्वाचन क्षेत्र से रायबरेली से चुनाव लड़ती। उनकी मां पहले भी राहुल गांधी के लिए निर्वाचन क्षेत्र छोड़ चुकी हैं। आपको ध्यान होगा, जब पहली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे, उससे पहले उनकी मां अमेठी से सोनिया गांधी सांसद थी। तब सोनिया गांधी ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। अब फिर वो सोनिया गांधी अपनी मां की छोड़ी हुई सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस मां 2 बार उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र दे चुकी है। मुझे लगता यह है कि अगर रायबरेली से जीतना आसान है, क्योंकि वो सोनिया गांधी के प्रभाव वाला इलाका है। सोनिया गांधी लगातार जीत रही थी। पिछली बार भी वो ज्यादा वोटों से नहीं, लेकिन कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीती थी। उन्हें 55% वोट मिले थे। अगर जीतना आसान है तो वो आसान जीतने वाली सीट बहन को दी जानी चाहिए थी और कठिनाई से संघर्ष करने वाली सीट अमेठी की वो राहुल गांधी को लेनी चाहिए थी। राहुल गांधी खुद वहां से सांसद 3 बार रह चुके थे। उसके बाद वायनाड से उनका जीतना तकरीबन सुनिश्चित है। अगर यहां से चुनाव हार भी जाते तो वायनाड से वो सांसद बन जाते और इस तरह बहन और भाई दोनों ही सांसद बनकर लोकसभा में पहुंच सकते थे। और सोनिया और वो जैसी कि वहां से खबरें आ रही थी अमेठी से, तो तमाम लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी को हमदर्दी की निगाह से भी देखते हैं, उनका भी मानना यह था कि अगर राहुल गांधी की उम्मीदवारी होगी तो स्मृति ईरानी को दोबारा वह चुनाव जीतने में बहुत मुश्किल होगी, आसान नहीं होगा स्मृति ईरानी के लिए। पिछली बार भी राहुल गांधी केवल 55,000 वोटों से चुनाव हारे थे। थोड़ी सी कोशिश अगर ठीक से हो गई होती नियोजित तरीके से तो वो चुनाव पिछली बार भी जीत सकते थे। लेकिन चलिए, वो तो बात ठीक है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा मौका था जब राहुल गांधी अपनी उस हार का बदला ले सकते थे, हिसाब बराबर कर सकते थे और अपनी मां की सीट से लड़कर प्रियंका गांधी भी लोकसभा में पहुंच सकती थी। और अगर ये दोनों इसी भाई बहन इसी तरीके से लड़ते तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो चुनावी मुहिम है उसको अच्छा खासा उछाल प्राप्त होता। सारे देश की दिलचस्पी इन 2 निर्वाचन क्षेत्रों की तरफ होती। अब अमेठी में तो किसी की दिलचस्पी होगी नहीं। वहां पर किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं, ये बात सही है। किशोरी लाल शर्मा अमेठी के चप्पे चप्पे से परिचित हैं। वो पिछले मुद्दतों से राहुल गांधी के सारे चुनाव उनके ही लड़ाई हुए हैं। किशोरी लाल शर्मा के वही उनके एक तरह से निर्वाचन क्षेत्र में एजेंट हुआ करते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किशोरी लाल शर्मा बहुत कमजोर उम्मीदवार साबित होंगे, लेकिन जो एक हाई प्रोफाइल किरदार था अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का कांग्रेस आला कमान की निगाह में, वो अब नहीं रह गया है और स्मृति ईरानी को ये चुनाव जीतने में अपेक्षाकृत आसानी होगी, मैं ये मानता हूं। कई तरीके से आप इसके प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन आगे पीछे दाएं बाएं इस पूरे मसले को देख सकते हैं। मसलन एक बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी जब रायबरेली से जीत जाएंगे तो वो वायनाड से इस्तीफा दे देंगे और फिर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़कर उनकी जगह वो भी सांसद बन सकती हैं। एक ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है, अगर किशोरी लाल गोस्वामी ने ही स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देने में, किशोरी लाल शर्मा ने ही स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देने में कामयाबी हासिल की, तो ये कांग्रेस आला कमान के बहुत बड़ी बात है, उनके पक्ष में उनके जाएगी। लेकिन ये सब देखिए कहने की बात है। नेता जिस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उससे न केवल उसका जुझारूपन सामने आता है, बल्कि
वो जुझारूपन एक तरह से दूसरे कार्यकर्ताओं, दूसरे उम्मीदवारों को भी स्पर्श करता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली के चुनाव में अपनी चुनौती फेंकी, तो उन्होंने तय किया कि वो शीला दीक्षित के मुकाबले चुनाव लड़ेंगे। और शीला दीक्षित से लोकप्रिय और सफल नेता पिछले 15 साल से दिल्ली में कोई नहीं था। वो 3 चुनाव अपने नेतृत्व में कांग्रेस को जिता चुकी थी और उस वक्त तक भी उनकी साख कहीं से भी कम नहीं हुई थी। कोई नहीं कह सकता था जिम्मेदारी के साथ में, गारंटी के साथ में, कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को हरा सकते हैं। खुद शीला दीक्षित ने कहा था कि उनकी तो कहानी आप खत्म समझिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल हिम्मत करके शीला दीक्षित से भिड़ गए और उन्होंने शीला दीक्षित को चुनाव हरा दिया। अरविंद केजरीवाल ने यहीं तक बस नहीं की, उसके बाद वो बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाके चुनाव में खड़े हो गए और वो ऐसा वैसा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, वो दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अजय राव जो वहीं के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कम वोट मिले। अरविंद केजरीवाल को 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिला बनारस में, जहां के वो ना है, ना पहले कभी उन्होंने बनारस में राजनीति की, ना कुछ। तो आप हिम्मत देखिए, कहते नहीं अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है, यानी जो आपको अपना नहीं समझते वो भी आपकी हिम्मत से प्रभावित है। ये अरविंद केजरीवाल की दम थी, जिसकी वजह से वो आज भी राजनीति में टिके हुए हैं। तो राहुल गांधी को ऐसा करके दिखाना चाहिए था, जो करके दिखाने में कांग्रेस आला कमान कामयाब नहीं रहा। आप कितना भी उसको आप रणनीतिक शैली में उसकी परिभाषा कर लें कि कांग्रेस की ये रणनीति है, वो रणनीति है, ये रणनीति तो कांग्रेस ने पहले ही बना ली थी, फलाना ढिकाना, ऐसी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आदर्श स्थिति वही होती जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि काफी कुछ मीडिया द्वारा बनाया गया नैरेटिव भी हावी हो जाता है, क्योंकि जब 84 में चुनाव हारे अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से, तो 89 में वो दोबारा वहां से चुनाव नहीं लड़े। मैं सुन रहा था कि 96 में वो लखनऊ से चुनाव में उन्होंने पर्चा भरा। जैसे ही ये खबर आई कि राज बब्बर चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अगले दिन गांधीनगर चले गए। तो पहले के मुद्दों को इतना ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखाया जाता था जितना राहुल गांधी के मसले को दिखाया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी वाला मसला बिल्कुल अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी पूरी जिंदगी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ते रहे। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की आप संसदीय यात्रा देखिए, उन्होंने बहुत बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने, और एक बार नहीं, वो कई दफा चुनाव हारे। वो उस जमाने के नेता थे जब कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष बहुत कमजोर हुआ करता था। राहुल गांधी की वो बात नहीं है, वो स्थिति नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जिन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सब कहा था, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। वो भारतीय जनता पार्टी के या पूर्व जनसंघ के वरिष्ठ नेताओं से प्रमुख वरिष्ठ नेता थे, एक विख्यात वक्ता थे, ये सही बात है, पार्लियामेंटेरियन थे, सांसद थे। लेकिन ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है राहुल गांधी की। तो मुझे तो लगता है कांग्रेस के फायदे की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना फायदेमंद साबित होता। देखिए, वायनाड उनकी सांसदी तो खतरे में है नहीं, वायनाड से वो चुनाव जीत ही जाएंगे, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और इस हिम्मत के बदले अगर कुछ मिल जाता तो उसका कोई जवाब नहीं होता। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि शायद एक संसदीय दल तक बहुत ज्यादा ऊर्जा अपने लगाने की बजाय यह ज्यादा अच्छा है कि राहुल गांधी पूरे देश के लिए अपनी ऊर्जा बचा के रख रहे हैं, क्योंकि हर जगह जहां भी कांग्रेस लड़ रही है वहां एक तरीके से मुख्य नेता के रूप में वो भी लड़ रहे हैं। तो इस रियासत में रायबरेली से भी नहीं लड़ना चाहिए था, रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं? ये तो कोई बात ही नहीं रही, आप चुनाव तो लड़ ही रहे हैं आखिरकार। रायबरेली में आपको कुछ मीटिंगें सभाएं तो करनी ही पड़ेंगी, तो कुछ ना कुछ तो समय आपका रायबरेली में खर्च होगा ही। प्रतिष्ठा तो आपकी रायबरेली में भी दांव में लगी हुई है। अब कल्पना कीजिए कि रायबरेली से अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या प्रतिष्ठा रहेगी? अब ये तो अंदाज है कि रायबरेली से जीत जाएंगे, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कुछ वीआईपी निर्वाचन क्षेत्रों के का सर्वेक्षण किया था सी वोटर ने, उसमें रायबरेली का जो सर्वेक्षण किया था उसमें उनका कहना था कि अगर सोनिया गांधी वहां से दोबारा लड़ती हैं तो वो शर्तिया चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन उनके अलावा अगर और कोई लड़ता है तो उसका चुनाव जीतना वहां से मुश्किल है। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राहुल गांधी को कहां फंसाया जा सकता है। आप क्या समझते हैं,
अमित शाह जी खुद चुनाव लड़ेंगे वहां पर। जो जो जिन 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 सज्जन को टिकट दिया गया है, दिनेश प्रताप सिंह को, वो तो पहले कांग्रेस में ही थे। वो थोड़ा चुनाव लड़ेंगे अब वहां से अमित शाह खुद चुनाव लड़ेंगे। उनके नेतृत्व में राहुल गांधी को वहां पूरी तरीके से फंसा दिया जाएगा रायबरेली में। तो एक तरह से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को ये एक अपने आप को एक लक्ष्य बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस को जेर करना चाहती है, कांग्रेस की एक बार फिर चुनावी राजनीति में बेइज्जती करना चाहती है, उसे सिर्फ इतना करना है कि राहुल गांधी को रायबरेली से भी चुनाव हरा दे। अमेठी से तो हरा ही चुकी है, अब वो रायबरेली से भी हरा दे, फिर क्या बचेगा इनके पास। एक बात यह भी है कि पिछले 3-4 दिनों से तो मैं इस बात को देख रहा हूं कि पूरा का पूरा मीडिया जो है वो अमेठी रायबरेली तक सिमटा हुआ था। तो क्या ये कह सकते हैं कि बाकी देश के जो चुनाव है वो उतना ज्यादा मीडिया को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मेरा कहना है कि जो वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनकी चर्चा हमेशा ही ज्यादा होती है। अब जैसे कि मान लीजिए बृजभूषण शरण सिंह, हालांकि वो एक नकारात्मक किस्म के वीआईपी है, नकारात्मक किस्म की सेलिब्रिटी है, लेकिन वो कैसरगंज से चुनाव लड़ते हैं। उन किसको टिकट मिलेगा, ये मीडिया में एक बहुत बड़ी कयासबाजी थी इसकी। अगर उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन मीडिया में बहुत बहुत बड़ी कयासबाजी थी। और इस तरह से आला कमान ने, भाजपा आला कमान ने बृजभूषण शरण सिंह का फायदा पहुंचा दिया। बृजभूषण शरण सिंह चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। एक बेटा उनका पहले से विधायक है, अब दूसरा बेटा उनके हिसाब से सांसद बन जाएगा। अगर उन्हें टिकट दोबारा मिलता तो एक ही बार टिकट मिलकर रह जाता, अगली बार शायद फिर टिकट ना मिलता उनको। मैं ये बता रहा हूं कि ये पूरा खेल इस तरीके से खेला गया है। हर जगह जो वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत रुचि होती है, और इस निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर कयासबाजी को तो स्वयं कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से लगातार पत्रकारों की निगाह, मीडिया की निगाह इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों पर बनी रही, और दिन रात इसकी खबरें बनती नहीं। इससे तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा था। यहाँ पर भाई स्थिति ये थी कि प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और सोशल मीडिया के जाने कितने पत्रकार अमेठी और रायबरेली के चौराहों पर और चाय खानों में और पान की दुकानों पर खड़े होकर जनता से पूछ रहे थे कि भाई आप किसको वोट देंगे इस बार, आपकी निगाह में कौन आपका सबसे अच्छा प्रत्याशी है। खबरें आ रही थी, जिस पत्रकार को फोन करो पता लगा हम तो भैया अमेठी में हैं, हम तो रायबरेली में हैं इस वक्त। ये हालत थी पिछले एक हफ्ते में। तो ये सब चीजें कांग्रेस के पक्ष में जा रही थी। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने को आप कैसे देखते हैं? क्या एक बार फिर से ये साबित नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम परिवारवाद की तो काफी हिमायती है? पिता को नहीं दिया तो पुत्र को दे दिया, और मेरे पास ऐसे दसों सीटों के उदाहरण है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके इस बात को साबित करने की भी अब आवश्यकता नहीं रह गई है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की हिमायती है। भारतीय जनता पार्टी केवल गांधी परिवार के खिलाफ इसको एक ऐसे फिक्रे के तौर पर इस्तेमाल कर दी है जिसका मैं मानता हूं कि वोटरों पर कोई असर नहीं होता। गांधी परिवार की के नेतृत्व की पार्टी अगर चुनाव में पिछड़ती है तो इसलिए नहीं पिछड़ती है कि एक परिवार उसका नेतृत्व कर रहा है, या भाजपा इसलिए चुनाव नहीं जीतती है कि भाजपा के कांग्रेस का नेतृत्व एक परिवार कर रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। मतदाता इन बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। मैं मानता हूं 1% नहीं, 0.001% वोट भी इस वजह से इधर उधर नहीं पड़ता। कांग्रेस को जो वोट मिलने हैं वो कांग्रेस को वोट मिलते हैं, भाजपा को जो वोट मिल रहे हैं वो भाजपा को मिलते हैं। चुनाव में हार जीत बिल्कुल दूसरे कारणों से होती है, इसमें परिवारवाद वगैरह ये कोई कारण नहीं है। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कुछ विवादास्पद चरित्रों को दूर रखकर नरेंद्र मोदी ने एक इमेज बनाने की कोशिश की थी कि वो विवादास्पद लोगों से दूर रहे, चाहे वो रमेश बिदुड़ी हैं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हैं, वो लक्ष्य वो इनको टिकट ना देकर भी हासिल कर पाए? ये मुझे जरूर लगा, मुझे लगा कि शायद इसकी वजह ये भी है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को ये टिकट नहीं देते और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देते तो उन्हें गोंडा और उसके आसपास के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में राजपूत बिरादरी का और पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक राजपूत बिरादरी की नाराजगी है भाजपा के प्रति, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रंग ला रही है, रंग लाती हुई दिखाई पड़ी है, वो और ज्यादा दूसरे दूसरे जो दौर, बाकी जो 5 दौर बचे हैं वहां भी उसमें रंग दिखाई पड़ता। उसमें मेरे ख्याल से इस चीज ने और ज्यादा इनको मजबूर किया कि ये बृजभूषण शरण सिंह को अपने दाईं तरफ रखें, उनको बाईं तरफ न जाने दें।
अब क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी भाजपा छोड़ चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी से टिकट उन्होंने ले लिया था। मेरा तो मानना यह है कि अगर इनको इनके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता तो समाजवादी पार्टी इन्हें या इनके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे देती। तीसरे चरण के मतदान के प्रचार के खत्म होने में 48 घंटे बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ नए तरह के मुद्दे, कुछ नई तरह की प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ पाई हैं? भाई देखिए, नरेंद्र मोदी तो अब दो चीजों को उन्होंने एक साथ जोड़ दिया, तीन चीजों को एक साथ जोड़ दिया। एक तो ये कह रहे हैं, एक तो मुसलमान विरोध अपने चरम पर है। वो कह रहे हैं मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं आदिवासियों, अति पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं, धार्मिक आधार पर नहीं जाने दूंगा। यहां भी मुसलमानों का विरोध वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। यहां भी वही दांव वो खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और लगातार वो राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, यानी ऐसे कि वो मुस्लिम सल्तनत के कोई शहजादे हों, मुस्लिम सल्तनत के उत्तराधिकारी हों, शहजादा कहते हैं। तो यहाँ भी मुसलमान विरोधी भाषा का इस्तेमाल होता है। और वो मोदी बनाम राहुल करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि या तो राहुल है या मोदी है। अगर मोदी को हरा दिया तो राहुल बन जाएंगे, और राहुल बन जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो कम से कम इस बार नहीं लग रहा कि उनका ये सब कोई दांव फिट बैठ रहा है। और तीसरे चरण के मतदान के बाद ये अपने आप में निकल के आ जाएगा कि ये सब बातें रंग ला रही हैं या नहीं रंग ला रही हैं। अभी तक कोई एक ऐसा मजबूत मुद्दा जिससे सारे जितने भी चरण हैं चुनाव के, उनको मोदी बांध सकें एक सूत्र में, ऐसा मुद्दा उठाते हुए उन्हें सुना नहीं गया है। एक आरोप यह लगाया गया प्रधानमंत्री पर, वो राहुल गांधी ने ही लगाया, कि जब से रेवन्ना का मामला आया है, प्रज्वल रेवन्ना का, उसके बाद से प्रधानमंत्री कर्नाटक की तरफ नहीं आए हैं, जबकि वहां 14 सीटों के चुनाव बचे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता की वोट पैटर्न को यह मुद्दा भी प्रभावित करेगा, कर्नाटक में कर सकता है? देखिए, जो रेवन्ना वाला मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। अमित शाह को कहना पड़ रहा है निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर कि वो स्त्री विरोधियों के साथ हमारी पार्टी नहीं रहेगी। इससे स्पष्ट होता है कि वो एक तरह से ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि वो इस चुनाव के बाद जो है वो जनता दल सेकुलर के साथ में अपना गठजोड़ तोड़ देंगे। इस बात को कुमारस्वामी वगैरह ने भी महसूस कर लिया है। इसलिए कुमारस्वामी ने अपनी बचाव करते हुए रेवन्ना को, जो एक तरह से उनके सगे भतीजे हैं रेवन्ना हैं, उनको उन्होंने पार्टी से मुअत्तल कर दिया है ताकि बता सकें भाई हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन ये मसला बहुत तूल पकड़ गया है और सारे देश में इसकी गूंज है, क्योंकि मसला बहुत बड़ा भी है। एक व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है, एक नेता के ऊपर ये आरोप है, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के ऊपर ये आरोप है कि उसने 2000 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया, और कितने मेरे ख्याल से सैकड़ों उसके वीडियो बनाए, और वो वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। कोई भी उन वीडियो को देख सकता है। और खुद फिर वो जर्मनी भाग गया और अब वहां से बयान जारी कर रहा है कि वो आएगा, कानून के सामने पेश होगा। तो ये सब बातें पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी संदिग्ध स्थिति में पहुंचा देती हैं। इससे कर्नाटक में भी भाजपा को नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन नुकसान निश्चित रूप से भाजपा को इससे हो सकता है। लाभ तो होगा नहीं इससे भाजपा को। क्या कोई ऐसा है जो कहे नहीं भाजपा को इससे बड़ा लाभ होगा? भाजपा को इससे नुकसान ही होगा। एक प्रश्न मेरे मन में ये आता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जैसा प्रदर्शन किया था वैसा ही प्रदर्शन दोहरा ले, तो क्या तब भी वो कुल मिलाकर चुनाव में पीछे जा सकती है, चुनाव हार सकती है? ऐसा संभावना? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में केवल उत्तर प्रदेश है जहां उन्होंने 65 या 68% या कुछ, मैं कह नहीं सकता, उन्होंने परसेंटेज अभी तुरंत निकालने में मुझे दिक्कत हो रही है। उनका प्रदर्शन 100% नहीं था, काफी कम था। 15 सीटें वो हार गए थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। तो यहीं पे ये माना जा रहा था कि अगर मान लो राजस्थान में उनकी 2 सीटें कम हो जाती हैं, उनकी कर्नाटक में कुछ सीटें कम हो जाती हैं, अगर उनकी मध्य प्रदेश में 1-8 सीट उनके हाथ से निकल जाती है, अगर छत्तीसगढ़ में 1-2 सीटें उनसे निकल जाती है, तो उत्तर प्रदेश के जरिए उसकी वो भरपाई कर सकते हैं।
और शुरू में उत्तर प्रदेश में लग भी रहा था कि भाजपा बहुत ही शक्तिशाली है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में जाने नहीं दिया। उसमें भाजपा की निश्चित रूप से एक भूमिका थी और उन्होंने इंडिया गठबंधन में जो जा चुके थे उन जयंत चौधरी को अपने पक्ष में ले लिया, अपने पक्ष में खींच लिया। इससे भाजपा और भी ज्यादा शक्तिशाली लगने लगी और कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं थी जो भाजपा के साथ पहले थी और उसकी तरफ से कोई ऐसी आवाज निकल रही हो कि भाई वो भाजपा को इस बार समर्थन नहीं देगी। वो तो जब चुनाव शुरू हुआ तब चीजें बदलनी शुरू हो गई अचानक। वोटरों में सुस्ती दिखी, राजपूत बिरादरी में नाराजगी दिखी, त्यागियों में नाराजगी दिखी, सैनियों में नाराजगी दिखी, गुजरों में नाराजगी दिखी और ये सब बातें पहले बिल्कुल कहीं नहीं थी। इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती थी इन बातों के बारे में। जैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, पहले दौर की वोटिंग से कुछ पहले ये सब बातें सामने आने लगी और विपक्ष जो बिल्कुल पूरी तरह से लड़ाई में बाहर लग रहा था उत्तर प्रदेश में, कई निर्वाचन क्षेत्रों में वो दिखाई पड़ा कि वो लड़ाई में है, वो बाहर नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर वो पहले की तरह 62 सीटें ही जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि दूसरी जगहों पर जो सीटें हारेंगे उसकी भरपाई कहां से होगी। मान लो वो दूसरी सब जगह मिला के 15 सीटें हार जाते हैं तो उनकी 303 में से 15 सीटें तो कम हो जाएंगी ना। और अगर वो 40 सीटें उनकी कम हो जाती है तो बहुमत से नीचे आ जाएंगे। अगर 32 सीटें उनकी कम हो जाती हैं तो वो बहुमत से नीचे आ जाएंगे और कहीं से भरपाई नहीं होती है। केवल उत्तर प्रदेश में ही वो गुंजाइश थी यहां से भरपाई हो सकती है, और भरपाई कहां से करेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय अगर एक बात है, अगर वो जैसा कि उनका दावा है, अगर वो पश्चिम बंगाल में पहले से भी ज्यादा सीटें जीत जाएं, अगर वो तो ऐसी तो उनकी भरपाई हो सकती है वहां पे। अगर तेलंगाना में वो 4 की बजाय 10 सीटें जीत जाएं तो 6 सीटों की भरपाई वहां से हो सकती है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता तो नहीं है। तमिलनाडु से उनकी काफी उम्मीदें हैं कि वहां भी कुछ जीत सकते हैं 6-7। तो हाँ, अब ऐसे अगर वो नए क्षेत्रों में कुछ सीटें जीत जाते हैं तो वो भूमिका जो उत्तर प्रदेश को निभानी थी वो वहां पर निभा सकते हैं। लेकिन ये तो चुनाव में पता चलेगा, पहले से तो उनको नहीं ये श्रेय दिया जा सकता कि वो वहां जीत ही जाएंगे, कोई गारंटी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह थी जहां पर ऐसी गारंटी लग रही थी जो अब नहीं लग रही है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि वो उन्हें चुनाव के दौरान जमानत देने पर विचार कर रहे हैं और मंगलवार को इसके बारे में फैसला आएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल से आना भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और आम आदमी पार्टी को अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो उससे आम आदमी पार्टी की चुनावी मुहिम में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा और सारे विपक्ष में एक बहुत नए किस्म की प्राणवायु का ये फैसला काम करेगा और भाजपा बुरी तरीके से इससे मुरझा जाएगी। ये भाजपा के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार होगा। मुझे तो पहली नजर में यकीन ही नहीं होता है कि उनको जमानत मिल सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत के ऊपर जैसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी और लंबे अरसे तक की जाती रही, उससे तो लग रहा था कि मनीष सिसोदिया को जमानत तो हर कीमत पर मिलेगी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने जमानत देने से उनको इनकार कर दिया। तो मुझे तो कम से कम यकीन नहीं है कि उनको जमानत मिलेगी। आज की बातचीत को हम इसी टिप्पणी के साथ विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।